गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब की हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग का यह चौथा वीडियो होगा। इसमें भी हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका पूरा आंसर देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 4 या 5 विकल्प है, तो सबके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन राजगिरी को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। सामान्य सा इसका उत्तर होगा 7। 7 नहीं, इसका उत्तर होगा, कहीं मिलता है 7 लिखा हुआ, कहीं मिलता है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो जान लेते हैं 5 पहाड़ी कौन कौन सा है। तो याद कर लीजिए, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। और राजगिरी का जो प्राचीन नाम क्या है, तो गिरिवरज यह प्राचीन नाम था। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि वसुमतीपुर, बृहदपुर, कुशग्रपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। और गिरिवरज मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। और पाटलिपुत्र क्या है, तो यह गंगा, सोन और पुनपुन नदियों से घिरा जल दुर्ग की तरह कार्य करता था, जो बाद में कहा तो किसका, तो मगध राजवंश का अस्थायी राजधानी बना। कौन, तो पाटलिपुत्र। दूसरा है प्रयाग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राग ज्योतिषपुर का बताइए कि नाम यह या कौन सा क्षेत्र था। तो यह इसका नाम था, औसम का प्राचीन नाम है। और औसम क्षेत्र का एक और नाम है, क्या कहा गया है उसको, कामरूप। और कामरूप की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो प्राग ज्योतिषपुर, जो आज के वर्तमान में गुवाहाटी मान लीजिए उसको, क्योंकि उसी के पास है। महाभारत में यहाँ के राजा नरकासुर का उल्लेख मिलता है। और रामायण के अनुसार कुश के पुत्र अमूर्त राज ने इस क्षेत्र की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर को बनाया था। प्राग ज्योतिषपुर का कामाख्या नाम भी मिलता है, जो तांत्रिक विद्या का क्या है, तो यूनिवर्सिटी है वो। तीसरा देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष यानी प्रमुख होता था। सीताध्यक्ष की बात हो रही है, तो क्या थे, तो ये राजभूमि विभाग का प्रमुख कौन था, तो सीताध्यक्ष। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। और सीताध्यक्ष तो जान ही गए, राज्यभूमि का प्रमुख होता था। और सूत्राध्यक्ष, तो यह वस्त्र उद्योग का प्रमुख यानी कताई बुनाई कार्य का प्रमुख था। इसी तरह पौतवाध्यक्ष, तो यह मापतौल विभाग का। विविधाध्यक्ष चारागाह भूमि का प्रमुख। अकराध्यक्ष खनन और धातु कर्म गतिविधियों का प्रमुख अकराध्यक्ष था। चौथा, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया है। ये अजीमाबाद कौन था, ये अजमुद्दीन औरंगजेब का पोता था। और पटना का नाम अजीमाबाद मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया है। 1702 में औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीमुस्सान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था 1702 में। और बिहार में राजकुमार अजीमुस्सान का कार्यकाल लगभग 10 सालों का रहा था। राजकुमार अजीमुस्सान ने ही पटना का आधुनिकीकरण किया और नाम इसका रख दिया अजीमाबाद। और मोहम्मद अजीमुस्सान 1704 में पटना का नाम क्या कर दिया, उसका बदल कर अजीमाबाद कर दिया। और पाटलिपुत्र के अन्य नाम हैं, जैसे पुरुषपुर, कुसुमपुर आदि नाम हैं। शेरशाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र के समीप पटना नगर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी घोषित किया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है, तो यह 1917 में किया गया था। क्या था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं थी उसका जांच करना था। प्रमुख कौन थे इसके, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, नाम था उनका एम.ई. सैडलर, इसके अध्यक्ष थे। और 2 भारतीय सदस्य कौन, एक थे डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे, नाम था उनका डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा में सुधार को आवश्यक बताया। इस आयोग ने शिक्षा अधिनियम 1904 के प्रावधानों की निंदा की, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया था। छठा क्या है, कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। कामागाटा मारू
तो पहला है यह 1914 की घटना है, सही है। यह प्रकरण 1941 की है, ऐसा थोड़े है 1941 गलत हो गया, तो इसका पहला ही सही है। और थोड़ा जान लेते हैं, तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो क्या है, देखिए दूसरा गलत है तो काट लीजिए, ये दूसरा यह भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। और कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया था, अतः तीसरा भी सही है। कामागाटा मारू कनाडा के एक बंदरगाह का नाम था, ऐसा नहीं है, यह जापानी जहाज़ था, अतः 1-3। और पाँचवा क्या है, यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई थी, अतः 1-3-5 सही है। थोड़ा जान लेते हैं इसमें हुआ क्या था। अंग्रेजों ने जब देखा कि भारत से कुछ लोग कनाडा जा रहे हैं, तो कनाडा में भी अंग्रेजों का ही कहा जाए कि शासन था, तो उस समय क्या हुआ, कनाडा की सरकार ने नियम बना दिया कि कोई डायरेक्ट अगर आना चाहे तो आ सकता है, रास्ते में उसको नहीं रुकना होगा, ईंधन नहीं लेना होगा। जबकि यहाँ पर 376 यात्रियों को लेकर कामागाटा मारू जहाज कनाडा के लिए निकला था, जबकि उसको रास्ते में सिंगापुर में ईंधन लेना पड़ा था, जिस कारण उसको उन्होंने कनाडा की जल सीमा में घुसने से आने से मना कर दिया, आप नहीं आ सकते हो। अतः बहुत दिनों के बाद वापस यह फिर कनाडा से बिना यात्रियों को उतारे जहाज वापस कलकत्ता आता है। कलकत्ता में यहाँ की सरकार को शक था कि इसमें गदर आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, अतः सघन तलाशी चलाई गई, जिसमें यात्रियों में और पुलिस में झड़प हो गया, और अंततः पुलिस ने गोली चला दिया, जिसमें 18 यात्री मारे गए थे, 25 से अधिक घायल हो गए थे, और 202 से अधिक लोगों को जेल भेज दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस रियासत के शासन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, याद कर लीजिए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया गया था? तो यह बात है बड़ौदा रियासत की। और कब की बात है, तो 1906 में। और इससे प्रेरित होकर अन्य भारतीय राज्य और केंद्रीय सरकार ने भी क्या किया, उन सब विधायिकाओं में यह मुद्दा उठाने लगा कि भाई शिक्षा को क्या कीजिए, तो फ्री कीजिए, सबको पढ़ाइए। 12 फरवरी 1913 के प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, अपितु निरक्षरता समाप्त करने की एक नीति को स्वीकार किया। 1913 की बात है। भारत सरकार ने 2002 में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है, मनमोहन सिंह नहीं, 2002 की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 2010 का शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू है, यह फंडामेंटल राइट हो गया। ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? ह्वेनसांग ने क्या देखा, तो कनिष्क विहार देखा था, तो वह था पुरुषपुर यानी पेशावर। तो ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा वह पुरुषपुर में स्थित है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कनिष्क यानी कुषाण वंश का नेता राजा था कौन, कनिष्क, और उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान में पेशावर को बनाया था, और वहाँ पर उसने चैत्य और विहार बनवाए थे। ह्वेनसांग ने पुरुषपुर में स्थित कनिष्क विहार का दर्शन किया था। और पुरुषपुर प्राचीन समय में गंधार मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। पुरुषपुर का मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया से संबंध मार्ग है, जिस कारण इसका आर्थिक महत्व है। और मौर्योत्तर युग में यह रेशा मार्ग से संबंध था। और आज भी वर्तमान में जो चीन का BOR स्कीम है यानी बिल्ट रोड इनिशिएटिव, उसमें भी जो मार्ग है वह यही जो कनिष्क के समय का जो शिल्प मार्ग है, सिल्क मार्ग, उसी को का अनुसरण किया गया है। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो सीरिया का राजदूत, उसका नाम था डाइमेकस, यानी ऑप्शन बी। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार ने क्या मांगा? मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। सीरिया के राजा ने तो सूखी अंजीर व मदिरा दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। और बिंदुसार का ही पुत्र कौन था? तो अशोक हुआ। बिंदुसार का नाम है अमित्रघात। जैन ग्रंथ में किसको बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार की बात हो रही है, तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान है। इतना ही याद कीजिए, ज़्यादा नहीं याद कीजिए। यहाँ पर यह भी देख लीजिए।
इसकी नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। 20 नवंबर 1951 में नालंदा में नौ नालंदा महाविहार स्थापित हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे देशों से लोग आकर पढ़ते हैं। 2019 में नालंदा महाविहार को 69वां नालंदा महाविहार का क्या था, तो 69वां स्थापना दिवस मनाया गया और भारत सरकार ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया हुआ है। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी, यानी आगरा सल्तनत काल में राजधानी कैसे बना, तो यह बात है। सल्तनत काल में आगरा राजधानी लोधी वंश में कौन राजा था उस समय, सिकंदर लोधी ने, और दिल्ली से उठाकर कहाँ ले आया था, तो आगरा ले आया। और इसका निर्णय का कारण क्या था कि सुल्तान इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के जागीरदारों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण चाहता था। 1504 में आगरा शहर की नींव डाली गई। सुल्तान ने भी आगरा निवास स्थान दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। सिकंदर शाह लोदी ने 1506 में आगरा को राजधानी घोषित किया और आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और शाहजहां क्या करेगा, तो वह फिर इसको आगरा से दिल्ली ले जाएगा। तो इसका उत्तर है 11 का ये सिकंदर लोदी। 12 में देख लेते हैं, बांदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया। बंदा सिंह का नाम याद आता है, याद कीजिए, तो यह फारूक सियर के आदेश पर। ये बांदा सिंह कौन थे, तो बांदा सिंह सैयद, यहाँ देखिए, तो बांदा सिंह को फारूक सियर के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया। सैयद बंधुओं की सहायता से फारूक सियर मुगल सम्राट बना था। और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, तो यही फारूक सियर। और 19 जून 1716 को किसका, तो बंदा सिंह का वध कर दिया गया था। बंदा सिंह बहादुर खालसा सेना के एक सैन्य कमांडर थे। बंदा सिंह बहादुर को बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव और माधव दास भी कहा जाता है। 3 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें सिख बनाकर उनका नाम बंदा बहादुर रख दिया था। यानी बंदा सिंह पहले किसी सिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने ही उनको बंदा सिंह बहादुर बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, कौन, याद कर लीजिए, उनका नाम था। जो अंतिम नवाब कौन होते हैं, जो प्लासी के युद्ध में हार जाएंगे, सिराजुद्दौला, उनके नाना थे। उनका नाम क्या था, अलवर्दी खां, यही है अलवर्दी। इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अंग्रेजों से मत लड़ो, उनके साथ व्यापार करो तो मुनाफा होगा, लड़ोगे तो वे काट काट कर मार डालेंगे, और हुआ भी वही, तो जानते ही हैं। अलवर्दी खान का मूल नाम याद कर लीजिए, मिर्जा मोहम्मद खान था। और 14 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण, तो नाम था उसका क्या, तो समाजवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो यानी ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब होती है, 1934 में, कहाँ, तो पटना में। 1974 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर गए थे। जयप्रकाश नारायण गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में केंद्र में भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी, यानी इलाहाबाद की संधि करने में किनका किनका योगदान है। एक तो रॉबर्ट क्लाइव तो था ही, दूसरा कौन कौन था, तो शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, यानी 15 का ये होगा। रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। और इसमें क्या होगा, तो बक्सर का युद्ध 1764 में समाप्त होगा, क्लियर है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग इलाहाबाद की संधि करेंगे। पहला 12 अगस्त 1765 ईस्वी को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि होती है इलाहाबाद की संधि, जिसमें क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। और दूसरा 16 अगस्त को इलाहाबाद की एक अन्य संधि, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किया जाएगा, जिसके तहत करा और मानिकपुर का क्षेत्र अवध से लेकर मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा। 16 नंबर में क्या है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी करेंगे। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही की थी,
राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के ही हाथ में चला आएगा। 1839 ईस्वी में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई। 1842 ईस्वी में इन्हें ब्रह्म समाज में मिला दिया गया। उन्होंने बंगला भाषा में तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारकानाथ टैगोर के सबसे बड़े पुत्र थे। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में भारतीय या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज अर्थात ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने 24 नवंबर 1926 को पुडुचेरी यानी तत्कालीन पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? फोर्ट विलियम की बात हो रही है, तो यह कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसका भी कुछ कहानी है, जैसे और थोड़ी सी जानकारी विलियम फोर्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1698 में के समय क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हो गई, जिसके बदले उन्होंने इन गांवों के पहले के मालिकों को 1200 रुपया दिया और उसके बाद में कब्जा कर लिया। यह नवीन किलाबंदी बस्ती फोर्ट विलियम कहलाने लगी। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बना, यानी फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर बना। फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक किला जिसे ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के शुरुआती वर्षों के दौरान बनाया गया था। फोर्ट विलियम नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में लॉर्ड वेलेजली के समय में 1802 ईस्वी की बात है, भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित दिया गया था। 18 में क्या है? वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? यानी भारत को पहुंचा वास्को डी गामा, तो यह 1498 में पहुंचा था। समुद्री मार्ग से पहुंचा था। 17 मई 1498 को पहुंचा। वास्को डी गामा को कालीकट में इन भारतीय राजा, इन हिंदू राजा, क्या नाम था उसका? जमोरिन, उसने क्या किया? स्वागत किया, मैत्रीतापूर्ण बर्ताव किया। कालीकट अथवा कोझिकोड केरल राज्य का एक नगर एवं पोर्ट है। वास्को डी गामा की 1524 ईस्वी में कोचीन में ही मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, इसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन था, याद कर लीजिए। 19 नंबर में क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में इसमें से देखिए कौन सा है, यानी शामिल है, बाकी नहीं होगा, तो इसमें ई होगा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं वे होते हैं सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण, यह भी हो गया। अब एक और कौन होगा? सम्यक दर्शन, तो वह भी है, अतः 3 हो गया यहाँ पर, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। क्लियर है? और इनको क्या कहा गया है? जैन धर्म के त्रिरत्न या रत्न त्रय। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन होंगे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः अर्ध मागधी भाषा में हुई है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मगध में 12 वर्ष तक लंबा अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या होगा कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के राजा थे, वे अपना राजपाट बिंदुसार को देकर श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले जाएंगे। वहीं पर वे सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग देंगे, यानी खाना पीना छोड़ देंगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त होंगे। वहीं श्वेतांबर यानी जो रह गए मगध में, उनको कहा गया, जो उसके प्रमुख कौन थे? श्वेतांबर, यानी वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और रहे उनका जो नेता थे, यानी जो प्रमुख साधु महाराज थे, यही नहीं कहेंगे हम लोग, कौन थे? तो याद करिए, वो अस्थूल भद्र रह गए और भद्रबाहु यानी दिगंबर वाले चले गए। कहाँ? तो कर्नाटक। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन काल में हुई थी? इब्न बतूता भारत आया था एमबीटी के काल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक में। क्लियर है? यानी इसका बी होगा। और यह मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था, यानी यात्री था। भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में इब्न बतूता ने अरबी भाषा में एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसको रेहला लिखा गया है, मतलब किताब का नाम है रेहला। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, यानी भारतीय सीमा पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित हो गया और उसे दिल्ली का क्याजी यानी न्यायाधीश बना दिया, और उसने उसे चीन भेजा था अपना दूत बनाकर। और अरबी भाषा में रचित किताब उल हिंद यानी अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी लेखक इन्होंने क्या लिखा? किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड डी सचाउ ने किया था, सचाउ।
और इब्न बतूता को सुल्तान ने राजदूत बनाकर 1344 में कहाँ भेज दिया? चीन भेजा था। यहाँ पर सुमेलित करना है, देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो ए का 2 होगा। तो ए का 2 कौन कौन है इसमें? तो इसमें आपका 3 सही हो गया, यानी सी खत्म, डी खत्म। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह। अच्छा, भारतीय किसान विद्यालय। भारतीय किसान विद्यालय का संबंध किससे है? याद कर लीजिए, NG रंगा। तो बी का 4, तो बी का 4 किस में है? तो यही, यानी आपका बी हो गया। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, और बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, और बर्खास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर है? आगे बढ़िए। 22 नंबर, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत। यहाँ देखिए, गुप्त समाज क्या है? अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो याद कर लीजिए, BD सावरकर यही है, ये अभिनव भारत के क्या है? तो गठन करता है, यानी विनायक दामोदर दास सावरकर। 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत संगठन के एक सदस्य PN बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। बंगाल में P मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? कि खून का बदला खून से लेंगे। अनुशीलन समिति में कौन थे? तो हेमचंद्र कानूनगो को भेज दिया कहाँ? रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए इसको पेरिस भेजा था। 23 नंबर में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें वायसराय कौन था? एक डफर ही रहा होगा, यानी लॉर्ड डफरिन। कब हुआ? 1885 को हुआ। स्थापन करने वाले यानी कांग्रेस के पिताजी कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और स्थान बम्बई का में क्या था? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर पूरे भारत से 72 पढ़े लिखे लोग मौजूद हुए थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो उमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत पर सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और डफरिन ने क्या कहा? कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में चुनिए। चलिए चुनते हैं, यानी सही बता देना है कि इसका सही डेट कौन है, यानी कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। याद कर लीजिए, होम रूल आंदोलन, तो यह 28 अप्रैल 1916 की घटना है। होम रूल आंदोलन तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। तो सी 1916। रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट यह 1919 की बात है, मार्च 1919। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927, ये 1927 की बात है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये 5 मार्च 1931, यानी गांधी इरविन समझौता सबसे बाद में हुआ। इससे पहले रोलेट एक्ट होगा, यानी डी से पहले बी, और बी से पहले कौन होगा? तो उसका नाम होगा ए, यानी रोलेट एक्ट। तो DBAC, DBAC इसका सही उत्तर है। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था, यानी यही 25 का ए होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सरदार बलदेव सिंह को स्वतंत्र भारत में गठित अंतरिम सरकार में मंत्री थे, क्या थे? रक्षा मंत्री थे। अंतिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन, याद कर लीजिए किसके? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे, जो मुस्लिम लीग की ओर से शामिल हुए थे। और अंतरिम सरकार की सफलता का मुख्य कारण लियाकत अली द्वारा वित्तीय औरुद्धता उत्पन्न करना था, यानी लियाकत अली नहीं, मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार में जगजीवन राम श्रम मंत्री, और स्वतंत्र भारत में अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 26 नंबर क्या है? वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद कर लीजिए, सिंपल सा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण
यहाँ देखिए 1934 में कांग्रेस के अंदर ही जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी आदि ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा वर्ष 1931 में किया गया था। 1942 में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली ये लोग गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करेंगे और हथियार के दम पर क्या करेंगे, तो अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्रवाई में शहीद हो गए थे। यह घटना किस तारीख की है, तो याद कर लीजिए 11 अगस्त 1942 की बात है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद में छात्र आंदोलन शुरू होगा और छात्र झंडा लेकर गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। वहां पर क्या होगा, तो उस समय कौन जिलाधीश था पटना का? WG आर्चर। इन्होंने आदेश दिया कि गोली चला दो, और गोली चलाने में 7 लोग शहीद हो जाते हैं। कौन कौन? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। 28 में देखिए बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन थे? तो बिहार की बात हो रही है, तो अध्यक्ष थे मजहरुल हक। होम रूल लीग के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। होम रूल लीग आंदोलन के जनक भारत में एनी बेसेंट थे। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श का उद्देश्य 16 दिसंबर 1946 को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा में क्या हुआ, आयोजन किया गया। इस सभा में ही बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तथा मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना की यात्रा पर आई हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1928 में जमशेदपुर की मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका अदा की थी? यानी 1928 में क्या हुआ, जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल हो गया था। अब बात है कि जो मीडिएटर कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस, यानी डी। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, मजदूर और प्रबंधन के बीच में समझौता कराएंगे। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था कि केवल मजदूरों की तत्कालिक मांगों को स्वीकार कराना और उनकी सुविधाओं को बनाए रखना। 1920 में एस.एन. हल्दर और उमेश चंद चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1920, 22, 25 और 28 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और कुछ अन्य फैक्ट्रियों में हड़तालें हुई थी। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन को वर्तमान में टाटा वर्कर्स यूनियन के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1928 से 1936 तक जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का इन्होंने क्या किया, तो नेतृत्व किया था। 30 नंबर में देखिए पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? पटना की बात हो रही है और स्वराज दल, तो 2 जून 1923, याद कर लीजिए 2 जून 1923 को। और स्वराज दल से संबंधित व्यक्ति याद कर लीजिए CR दास और एक मोतीलाल नेहरू हैं। और बिहार में जो स्वराज दल था इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो नारायण प्रसाद को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, चुनाव में भाग लेना और सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का सशक्त विरोध करना था। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन हुआ। फरवरी 1923 में बिहार में भी स्वराज दल का गठन किया गया था। CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर, निम्न में से किस चार्टर या अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? कब की बात है, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। थोड़ा और जान लेते हैं। तो 1833 में क्या क्या होगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बिना किसी अतिरिक्त प्रभार का या स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। और 1833 का जो चार्टर था इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे पहला था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य बना। दूसरा, भारत में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। क्लियर।
32 में आते हैं। 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी? 1858 के बाद तब क्या होगा? तो ये लोग अलग हो जाएंगे, यानी सुधारों के विरोध करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, सॉरी, इससे अलग हो जाएंगे। साई भाई हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 1858 में घोषणा में क्या हुआ? सम्राज्ञी ने क्या घोषणा किया कि अपनी भारतीय प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विचारों में, विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके प्राचीन विश्वासी आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। कुछ समाज सुधार अधिनियमों का भारतीय रूढ़िवादियों ने विरोध किया था। इसी कारण महारानी ने अपनी उद्घोषणा में भी कहा था कि अब लोगों के धार्मिक मामलों में क्राउन हस्तक्षेप न करेगा। बाद के दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को उद्धार करने की नीति का परित्याग किया गया। 33 नंबर में क्या है देखिए, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी लोग भारत को क्या कहते थे? तो याद कर लीजिए, नाम था उसका यून। यहाँ देखिए, यिंतु। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू शब्द का प्रयोग किया, तिएनचू। वहीं ह्वेनसांग बाद में वहाँ से क्या करेगा? तो ह्वेनसांग के बाद भारत के लिए यिंतु हो जाएगा। चीन ने भारत को चंद्र भूमि नाम दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लोग क्या करेंगे? लोग मुक्ति दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस वाले क्या करेंगे? तो जो सरकार का गठन किया गया था, 28 माह पुरानी सरकार था, वह प्रथम विश्व युद्ध में जब भारत को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो 1939 में इस्तीफा दे देते हैं। इस दिन को यानी 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस क्या करेगा? उसको मुक्ति दिवस मनाएगा। यहाँ देखिए, 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था, तब भारत में मुक्ति दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहला चुनाव हुआ था, जो 1937 में हुआ, और कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और कांग्रेस ने इन प्रांतों में सरकारें भी बनाई थी। 35 नंबर, किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया था? एक कुका है, एक कुकी है। कुकी आपको नॉर्थ ईस्ट से है, कुका पंजाब से संबंधित है। तो कुका के नाम बताइए। ये 1840 का है और नेता थे भगत जवाहर मल। ये है भगत जवाहर मल। और आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में फैली बुराइयों और सामाजिक अंधविश्वास को दूर करना था। आरंभ में कुका आंदोलन एक धार्मिक सुधार था, लेकिन बाद में क्या होगा? अंग्रेजी साम्राज्य को ये लोग क्या करेंगे? मिटा देना है। कुका विद्रोह 1872 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में हिंसक होता है। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कुका भी कहलाते हैं। बालक सिंह और राम सिंह के नेतृत्व में कुका विद्रोह हुआ था। कुका विद्रोह को कुका लहर नाम से भी जाना जाता है। 36 नंबर में क्या है? यहाँ देखिए, बिरहद या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही, यानी आरोही होता है एक बढ़ते क्रम में, और एक है यह अवरोही यानी घटते क्रम में। निम्न में से कौन सा सही होगा? यानी पहला सबसे बड़ा होगा। तो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले 1 नंबर में है, तो सब में माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद दूसरा होगा कंचनजंगा। चलिए, तो पहला एक गलत हो गया, कंचनजंगा किस में है? बाकी 3 में है। उसके बाद तीसरा होता है मकालू, ये 8400 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। चलिए, तो बी भी गलत हो गया। मकालू से छोटा कौन है? मकालू से छोटा है धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, यानी सी सही हो उसका नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो निम्नलिखित की बात है तब आंध्र प्रदेश होगा। सबसे बड़ा रहता तो गुजरात होता 1600 किलोमीटर। लेकिन यहाँ अगर ई उत्तर है तो ई तो दिया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित की बात हो रही है तो मान लिए। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू, कांगड़ी, नामचा बरवा तथा नागा पर्वतों पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन? कुल्लू, कांगड़ी, नामचा बरवा और नागा पर्वत। तो कुल्लू इसका कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन होगा? तो उसके नीचे है आपका तो कुल्लू, कांगड़ी, नामचा पर्वत तथा नागा पर्वत पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ देखिए, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन करते हैं, उसका नाम है असम। ऐसा क्यों?
पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु नदी और सतलज के बीच का क्षेत्र आता है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र। नेपाल हिमालय के अंतर्गत काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आता है। और असम हिमालय के अंतर्गत तीस्ता नदी और दिहांग, क्योंकि कुल्लू तो हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका उत्तर तो ये होना चाहिए था। असम हिमालय के अंतर्गत नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी, मणिपुर, उत्तरी कछार पहाड़ी, आका पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, जयंतिया, गारो, खासी आदि आती है असम में, याद कर लीजिए। और कुल्लू कांगड़ी है तो कुमायूं में आएगा। 39 में क्या है, काराकोरम दर्रा और देवसांगला दर्रा तथा खारदुंगला दर्रा से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को चुनिए। तो इसमें क्या क्या चुनना है, यहाँ देखिए केवल इसका पहला सही, मतलब ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं, इतना ही सही है। क्यों? क्योंकि काराकोरम दर्रा, देवसांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। काराकोरम, देवसांगला और खारदुंगला दर्रा ये तीनों ट्रांस हिमालय प्रदेश का, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय में नहीं होता, यह भी गलत है। दूसरा, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 4693 मीटर है। खारदुंगला दर्रा 5300 मीटर। भारत चीन के बीच व्यापार नाथुला से होता है, जो सिक्किम में है और जो सिक्किम राज्य को और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। 40 में क्या है, टेरा रोसा का रूप विकास उस भाग में होता है, वहाँ क्या होता है, तो यह जहाँ चूना पत्थर होगा और पानी होगा, यानी वो गल जाएंगे, क्लियर सी बात है। तो जब किसी क्षेत्र में ज़मीन के अंदर पानी का रिसाव होता है तो वह मिट्टी के कई तत्वों को नष्ट कर देता है, इससे मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में लाल मिट्टी का निर्माण होता है, जो कहीं मोटी व कहीं पतली होता है। इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा मृत्तिका में लोहा, चूना एवं केले की प्रधानता होती है। स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। टेम्पोरल पवन कहाँ प्रभावित होती है, टेम्पोरल याद कर लीजिए, यह मध्य अमेरिका में। टेम्पोरल पवन मध्य अमेरिका में प्रभावित होती है। यह स्थानीय मानसूनी हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा है। सामुम ईरान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित गर्म व शुष्क ड्राई हवा है। यह दक्षिण कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। चिनूक को क्या कहते हैं, हिमभक्षी वायु कहते हैं, क्योंकि उसके आने से तापमान बढ़ जाता है, बर्फ गल जाता है और परिणाम स्वरूप हरे हरे घास चले जाते हैं, जो चारागाह के क्षेत्र रूप में क्या करेगा, चारागाह को विकसित करने में योगदान देता है। पॉडजोल क्या है, यह मिट्टी का नाम है। पॉडजोल यानी कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कोंधारी प्रदेशों में पॉडजोल वन प्रदेशों में पाई जाने वाली, कहाँ, तो कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी पॉडजोल कहलाती है। पॉडजोल मिट्टियाँ मुख्यतः उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर टाइगा वन क्षेत्र यानी शंकुयु या कोंधारी प्रदेश में पाई जाती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडजोल मिट्टी का रंग राख होता है। इस मिट्टी की गहराई भी कम होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूना पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का निर्माण लंबे शीतकाल तथा लघु ग्रीष्मकाल से प्रभावित होता है। 43 में देखते हैं, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो क्या होगा, समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, लवणता बढ़ेगी और गहराई कम होगा। तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती चली जाएगी, गहराई तथा लवणता बढ़ेगी तथा गहराई कम होगा। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता का वितरण क्षैतिज तथा लंबोदय, क्षैतिज मतलब इस तरह से, लंबोदय यानी ऐसे, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समुद्री जल में लवणता का स्रोत सोडियम क्लोराइड NaCl 78%, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl 11%, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 5% तथा अन्य होते हैं। 44 में क्या है, निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण हुआ है। पेंजिया के टूटने से महासागर का निर्माण, इसमें ई होगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं। जैसे महासागरों का निर्माण जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कारण होता है। जब पूरा दुनिया में क्या था, तो एकमात्र, यह देखिए पूरा दुनिया था, एक महाद्वीप था बीच में और चारों तरफ महासागर, महासागर का नाम पेंथलासा, महाद्वीप पेंजिया था। पेंजिया टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, महाद्वीपों का निर्माण होगा और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर सभी का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण होता है।
वैगनर जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1912 में अपना प्रसिद्ध महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। 15 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय पेंजिया नामक एक ही महाद्वीपीय पिंड से सटे हुए थे। महाद्वीप के विखंडित होने से पश्चिम की ओर अमेरिका का विस्थापन होता है और उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय पर्वत और हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। 45 नंबर में क्या है? तो एशियाटिक बबर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बबर शेर भारत में मिलते हैं। भारत के कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात के कौन? तो यहाँ देखिए गिर वन में पाए जाते हैं। क्लियर है? और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। 1969 में गिर वन को अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1975 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुधवा उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 46 निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में ब्लैक होल, क्वासर और पल्सर मिलेगा, लेकिन बीटल स्टार नहीं, क्योंकि यह बीटल स्टार क्या है? यह समुद्री जीव है। और पल्सर, क्वासर ये सब तो जान ही गए कहाँ है। बीटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत और इकानोडर्मेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव है जिसे मछली के समीप माना गया है। और क्वासर शब्द की उत्पत्ति अर्ध तारकीय रेडियो स्रोत के संकुचन के रूप में हुई है। क्वासर बहुत व्यापक दूरी पर पाए जाते हैं। तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस तो यह ब्रह्मपुत्र की है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख नदी सहायक में कौन कौन? जिया भरेली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कोपिली, पगलादिया आदि है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांबू, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 48 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका है। ऐसे सबसे बड़ा एशिया है, और एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, और चौथा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? जल विद्युत गृह बताइए कहाँ है? तो वह है आपका कोयना में। कोयना क्या है? तो यह देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में स्थापित किया गया। एशिया का वास्तव में यह प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट था। हिमाचल प्रदेश की संजय भूमिगत जल विद्युत परियोजना एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत प्रोजेक्ट है। कोयना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित बांध है। इसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में जल विद्युत केंद्र की शुरुआत वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग में स्थापित भारत के पहले जल विद्युत गृह की क्षमता 130 किलोवाट थी। 50 में क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पेयरी घास के मैदान, तो पेयरी कहाँ है? तो यह कनाडा और यूएसए में। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील, कैंटरबरी यूरोप। तो ये तो कोई भी जा सकता है। कैंटरबरी यह यूरोप में नहीं है। तो ये कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। स्टेपी यह यूरेशिया यानी यूरोप के महाद्वीप में यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक शीतोष्ण घास के मैदान हैं। फेयरी कनाडा व यूएसए में। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में स्थित है। 51 नंबर से हम लोग अगली बार शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।